गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि निडल प्रिक इंजरी क्या होती है, निडल प्रिक इंजरी को कैसे ट्रीट करते हैं, हम लोग उसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, निडल प्रिक होता क्या है? सबसे पहले बात तो यहाँ फंसती है कि हम लोग किस निडल प्रिक की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग किसी को ब्लड कलेक्ट करने में, या किसी को इंजेक्शन लगाने में, या किसी को मान लो निडल तुम्हारे यहाँ पड़ी हुई है उसके चक्कर में, या फिर तुमने कोई निडल छुई उसके चक्कर में अगर तुमको वो निडल गलती से भी लग जाती है तो उसमें जो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्योर एक्शन हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से स्टेप है जो हमको करने चाहिए, उसको आज हम जानेंगे कि निडल प्रिक इंजरी होती क्या है। तो आइए बात करते हैं हम लोग निडल प्रिक इंजरी के बारे में। पहले निडल प्रिक इंजरी होती क्या है, जैसे ही अगर हम लोग किसी का मान लो कलेक्शन किए, कलेक्शन करते टाइम क्या हुआ, उसका जो भी वो निडल है वो हमको गड़ जाए, या किसी का कलेक्शन करने के बाद हमने निडल रखी थी वो निडल किसी के हाथ में चुभ जाए, या फिर ऐसा हो कि हम इंजेक्शन लगाए थे उस प्राणी ने हिला दिया, उस इंजेक्शन की जो निडल थी वो उसके बॉडी से टच होने के बाद वो हमारी बॉडी में घुस जाए, या ऐसा कोई सिचुएशन में हम उस चीज़ को कैसे ट्रीट करेंगे ये जानते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जिस भी जगह पे जहाँ पे हमारी प्लेस ऑफ इंजरी रहती है उसको हम सबसे पहले रनिंग टैप वाटर से बिना स्क्वीज किए, बिना दबाए हम लोग उसको धोने का काम करेंगे। जितना ब्लड हमारा निकलना है उतना ब्लड हमारा निकल जाए। तो सबसे पहले प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो स्टेप 1, इसको मैंने 3 स्टेप में बांटा है, 3 अलग अलग स्टेप में बांटा है कि पहले क्या करना चाहिए, दूसरा क्या करना चाहिए, तीसरा क्या करना चाहिए, जिसके सब अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, सॉरी। तो स्टेप 1 की बात करते हैं हम। स्टेप 1 में सबसे पहले बात होती है पुट योर इंजर्ड फिंगर और पुट योर इंजर्ड पार्ट इन रनिंग टैप वाटर। ठीक है, put your injured part or finger in running tap water दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप ये होता है कि उसके जो ब्लड उसमें से निकल रहा है उसको प्रॉपर फ्रीली निकलने देते हैं। तो फ्रीली ब्लड फ्लो होने देते हैं विदाउट स्क्वीजिंग। तो ब्लड फ्लो या वॉश द ब्लड विदाउट स्क्वीजिंग। ठीक है, बिना उसको दबाए हम लोग जितना ब्लड उसमें से निकल रहा है उसको निकलने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा, आफ्टर दैट ड्राई इट विथ कॉटन एंड स्प्रेड। उसको कॉटन एंड स्प्रेड की मदद से अच्छे से पोंछेंगे। ड्राई इट विथ कॉटन एंड स्प्रेड। और लास्ट में क्या करेंगे, एट लास्ट यूज एंटीसेप्टिक फॉर इंजर्ड पार्ट। इंजर्ड पार्ट के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक लगाएंगे। और एट लास्ट हम ये करेंगे कि अगर उसमें बैंडेज की ज़रूरत है, मतलब अगर ज़्यादा कट गया है तो बैंडेज लगाएंगे, अदरवाइज उसको ऐसे ही हम लोग उसमें उस हाथ से काम करना बंद कर देंगे, या उस हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे एट लास्ट यूज एंटीसेप्टिक and bandage it if required। ठीक है, अगर जरूरत हो तो हम लोग उसको बैंडेज लगाएंगे, अदरवाइज बैंडेज नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा पहले स्टेप में का ये सब पार्ट हुए। पुट योर फिंगर इन, पुट योर इंजर्ड पार्ट इन रनिंग टैप वाटर। हम अपने इंजर्ड पार्ट को रनिंग टैप वाटर में रखेंगे और फिर हम लोग वो फ्रीली ब्लड को वॉश होने देंगे विदाउट स्क्वीजिंग, बिना किसी चीज से दबाए। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या होता है, ड्राई इट विद कॉटन एंड स्प्रेड। इसको हम कॉटन एंड स्प्रेड से अच्छे से पोंछेंगे। फिर चौथा स्टेप क्या है, एट लास्ट यूज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जो हमारे पास बीटाडीन, सोफ्रामाइसिन जो भी चीज रहेगी उसको लगाएंगे और बैंडेज करेंगे हैंड को इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत होगी तो। अब स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं, दूसरा क्या करेंगे, क्योंकि हमको किसी की लगी हुई निडल करी है इसलिए ये थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस केस है। हो सकता है उस बंदे को HIV हो सकता है उस बंदे को हेपेटाइटिस हो सकता है उस बंदे को सिफिलिस हो, तो अलग अलग तरह की डिजीजेस उसको हो सकती है जो उसके ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में आ सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको ये ज़रूरी है जानना कि उस बंदे को क्या प्रॉब्लम थी। तो अब दूसरा स्टेप आता है हिस्ट्री ऑफ पेशेंट।
PD मतलब पेशेंट हिस्ट्री। फर्स्ट काम क्या करेंगे, चेक द पेशेंट हिस्ट्री और वायरल रिकॉर्ड। हम लोग पेशेंट की हिस्ट्री और वायरल रिकॉर्ड देखेंगे कि पेशेंट को कौन कौन सी बीमारी थी या है, या पहले उसको कोई चीज़ की डिजीज थी कि नहीं थी। तो पहले हम उसकी पेशेंट हिस्ट्री चेक करेंगे। तो फर्स्ट चेक द पेशेंट वायरल रिकॉर्ड एंड प्रीवियस डिजीज हिस्ट्री। ठीक है, हम उसके प्रीवियस वायरस रिकॉर्ड, जैसे उसको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV ऐसा कुछ है कि नहीं है, पहले उसके वायरल रिकॉर्ड देखेंगे। उसकी मेडिकल हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं ये देखने का काम करेंगे। अगर मान लो वो बंदा बोलता है कि नहीं मैं पहली बार एडमिट हूँ, तब क्या करोगे? या फिर आप ही लोग बोलते हो कि नहीं मान लो पहली बार बंदा एडमिट आया, पहली बार तुरंत आया था, उसको डॉक्टर ने लिखा था ये टेस्ट कराना है, वो आया, हमने उसका कलेक्शन किया और कलेक्शन करने के दौरान उसकी जो निडल थी हमको गड़ गई। आप क्या करेंगे? तो दूसरा स्टेप ये आता है कि इफ पेशेंट डजंट हैव एनी रिकॉर्ड, अगर पेशेंट के पास किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं है तो, ठीक है, इफ पेशेंट doesn't have any record, any medical record, then first consult with concerned doctor। हमारे अगल बगल जो भी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर होंगे उनके साथ हम कंसल्ट करेंगे एंड इंस्टीट्यूट, और उसको ये चीज़ का प्रेस्क्राइब कराएंगे कि उसको वायरल रिकॉर्ड का टेस्ट लिखो, और उसके टेस्ट को करने के बाद उसकी रिपोर्ट को देखने का काम करेंगे कि बंदा HIV पॉजिटिव है कि नहीं है, SCV पॉजिटिव है कि नहीं है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C ये सब पॉजिटिव है कि नहीं है, ये देखने का काम करेंगे। तो इफ पेशेंट डजंट हैव एनी मेडिकल रिकॉर्ड देन consult with concerned doctor and prescribe him viral test। पूरा का पूरा वायरल टेस्ट उसको प्रेस्क्राइब करा जाएगा एंड एट लास्ट सी रिजल्ट और एट लास्ट चेक द रिजल्ट ऑफ पेशेंट, और लास्ट में हम लोग पेशेंट के रिजल्ट को चेक करने का काम करेंगे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। चेक द पेशेंट रिजल्ट। स्टेप नंबर 3, हमने स्टेप नंबर 1 किया, जो हमारी इंजर्ड फिंगर थी उसको ट्रीट कर लिया। दूसरा स्टेप किया कि हमने पेशेंट की हिस्ट्री देख ली। तीसरा स्टेप क्या होता है, हमारे पास जितने भी मेडिकल स्टाफ होते हैं, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो मेडिकल टेक्नीशियंस हो, या फिर कोई भी फ्लेवो हो, तो हमारी जितनी भी अथराइज कंपनियां होती हैं उनको कुछ वैक्सीन लगवाती हैं जिसका वैक्सीनेशन कार्ड बनता है। किस कौन कौन चीज़ का वैक्सीनेशन कार्ड बनता है? अब तीसरा स्टेप होता है, स्टेप 3 जो होता है, चेक द वैक्सीनेशन कार्ड। तो जो भी हमारा मेडिकल स्टाफ होगा उसका वैक्सीनेशन कार्ड चेक किया जाएगा। वैक्सीनेशन कार्ड में क्या होता है, कौन कौन से वैक्सीन हमारे यहाँ मेडिकल को लगाए जाते हैं, मेडिकल स्टाफ को लगाए जाते हैं। पहला होता है हमारे पास टिडबैक, सबसे छोटा, हर एक 6 महीने पर हर एक मेडिकल स्टाफ को, जितने हमारे अथराइज हैं उन सबको टिडबैक हर एक 6 महीने पर लगता है। टिडबैक के बाद दूसरी चीज आती है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के 3 डोजेस लगते हैं। वो आजकल हर जगह पे, जितने भी, अगर आप कहीं हॉस्पिटल में काम करते हो या किसी कलेक्शन सेंटर में काम करते हो या कहीं भी मेडिकल से रिलेटेड हो, तो हेपेटाइटिस का टीका हर इंसान को लगता है। तो पहली डोज लगती है एक टाइम पे, सेकंड डोज उसके 1 महीने बाद, थर्ड डोज जो बूस्टर होती है वो 6 महीने बाद लगती है। तो इसकी 3 डोजेस लगती है, इसलिए वैक्सीनेशन कार्ड बनाया जाता है। अब एक लास्ट तीसरा तुम्हारा एक और आया है, तीसरा तुम्हारे पास आया है कोविड।
सबसे पहले कोविड-19 के जो वैक्सीनेशन हुए थे सारे के सारे मेडिकल स्टाफ को हुए थे। जितने भी मेडिकल स्टाफ थे सबसे पहले उनका वैक्सीनेशन कराया गया, फिर आम जनता का वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था। तो तीसरा स्टेप होता है वैक्सीनेशन कार्ड को चेक करना, उसको टिडबैक लगा है कि नहीं लगा है, हेपेटाइटिस लगा है कि नहीं लगा है, या फिर कोविड-19 के टीके लगे कि नहीं लगे, ये चेक करने का काम करेंगे। और एट लास्ट क्या करेंगे, अब हम लोग कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। इतनी सारी पंचायती करने के बाद कंक्लूजन क्या निकला है इसकी बात कर लेते हैं। कंक्लूजन क्या होता है, पहली चीज, अगर पेशेंट पॉजिटिव है, मान लो पेशेंट HIV पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस C पॉजिटिव है या हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है, इफ पेशेंट पॉजिटिव एनी वायरल रिकॉर्ड, कोई भी वायरल रिकॉर्ड का अगर कोई भी एक चीज पॉजिटिव आ जाता है तो क्या करते हैं, इफ पेशेंट पॉजिटिव देन फर्स्ट स्टार्ट ट्रीटमेंट, आफ्टर 3 months चेक द वायरल रिकॉर्ड ऑफ मेडिकल स्टाफ। ठीक है, तो इमीडिएट स्टार्ट ट्रीटमेंट एंड चेक द वायरल लोड आफ्टर 3 months। ठीक है, आफ्टर 3 months क्यों बोला जा रहा है, आफ्टर 3 months इसलिए बोला जा रहा है कि वायरल रिकॉर्ड अगर आप तुरंत अगर किसी भी मेडिकल स्टाफ को निडल करी है तो वो वायरस उस पर इतना जल्दी इफेक्ट नहीं करेगा। आफ्टर 3 months, आफ्टर 6 months, HIV के केस में तो क्या होता है कि कभी कभी जब तक आपकी इम्यूनिटी लो नहीं होगी तब तक HIV अपना इफेक्ट ही नहीं दिखाएगा कि HIV पॉजिटिव है। तो HIV के केस में तो पता ही नहीं चल पाता कभी कभी कौन कब पॉजिटिव हुआ, उसकी 3rd स्टेज पे पता चल पाता है जब तक उसका ट्रीटमेंट हम लोग का कैंसिल हो जाता है। इस वजह से हम लोग उस मेडिकल स्टाफ का जो टेस्ट कराएंगे आफ्टर 3 months, पहले 3 महीने के बाद कराएंगे। ठीक है, दूसरा, इफ पेशेंट निगेटिव, अगर पेशेंट निगेटिव है, उसको किसी भी तरह का वायरल टेस्ट, मतलब उसका सारा वायरल टेस्ट जो है वो निगेटिव आता है, उसको किसी भी तरह की बीमारी नहीं है वायरल वाली, तो इफ पेशेंट निगेटिव, तब क्या करेंगे, अगर हमारा पेशेंट जो है वो निगेटिव है तो उस केस में भी हम टेस्ट कराएंगे मेडिकल स्टाफ का आफ्टर 3 months। हो सकता है पेशेंट पॉजिटिव हो, इस टाइम उसको पॉजिटिव ना हो रहा हो, कुछ दिन बाद वो पॉजिटिव हो जाए, इसलिए तब भी मेडिकल स्टाफ आफ्टर 3 months वो चेकअप कराएगा। ठीक है, चेक द वायरल लोड आफ्टर 3 months। ठीक है, अगर वो निगेटिव हुआ तो भी 3 महीने बाद चेक कराएगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो भी 3 महीने बाद चेक कराने का काम करेगा। ठीक है, तो दोनों केसेस में जो हमारा मेडिकल स्टाफ होगा वो उसको ट्रीट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि HIV का क्या होता है, कितनी भी आपको खतरनाक से खतरनाक वायरल की डिजीजेस भी होगी तो भी ट्रीटेबल है इनिशिएट स्टेजेस पे। जैसे हम उसका स्टार्टिंग स्टेज होता है ना, HIV भी ट्रीट हो जाती है, हेपेटाइटिस भी ट्रीट हो जाती है, सारी चीजें ट्रीट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे फॉल्ट कहाँ पे है, यहाँ पे फॉल्ट यहाँ पे है कि आपकी मेडिकल प्रैक्टिस खराब है, आप दूसरे की लगी हुई निडल खुद को गड़ा लेते हो, गलती से गड़ जाती है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इनको देखना तो पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं। पहले हम लोग निडल प्रिक देखते हैं कि कैसे उसको ठीक करना है, सेकंड स्टेप पेशेंट की हिस्ट्री देखते हैं, थर्ड स्टेप हम लोग जो देखते हैं वो हम लोग मेडिकल स्टाफ के लिए क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग कौन कौन सा प्रोसीजर कर सकते हैं वो देखने का काम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये निडल प्रिक इंजरी अच्छे से समझ में आई होगी। मेरे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में प्लीज दे। ओके, बाय।